Sure. हेलो एवरीवन, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है साइकोसिस। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अंशुल महाजन, एमडी सेक्रेटरिस्ट हैं जो लुधियाना से। डॉक्टर अक्षित महाजन, एमडी सेक्रेटरिस्ट हैं, वो भी लुधियाना से। और हैं हमारे साथ एमफिल की हुई सोशल वर्कर मिस गुरमीत कौर जी। तो हम शुरू करते हैं साइकोसिस के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि साइकोसिस क्या होता है। तो डॉक्टर अंशुल, आप थोड़ा सा बताएंगे साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस की हम बात करें, एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान को कुछ लक्षण पाए जाते हैं। कैसे लक्षण हमें पहचानने हैं? नंबर वन, उसका गुस्सा, उसका अग्रेशन, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो बिहेवियर वह नॉर्मली होता है सबके साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या प्रोफेशनली जो उसका बिहेवियर होता है वो उसका चेंज हो जाता है। इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। कभी कभी इस हद तक गुस्सा आता है कि उसको गुस्सा काफी हद तक हावी कर लेता है, चीजें तोड़ देता है। नंबर वन, घर छोड़ के भाग सकता है, या नुकसान जिसे कहते हैं हार्म, सेल्फ हार्म और हार्म टू द सोसाइटी। ये दो क्राइटेरिया होते हैं जो कि फुलफिल करता है कि पेशेंट को साइकोटिक या साइकोसिस है। सेकंड, बहुत से बार पेशेंट्स या पेशेंट्स के अटेंडेंट बोलते हैं कि सर ये अकेले बैठे बैठे हंसता रहता है। तो हमारा सेकंड सवाल ये होता है कि जो ये हंसता है, क्या अकेले बैठे बैठे बोलता भी है, या अकेले बैठे बैठे कुछ सुनाई भी देता है? तो मोस्टली पेशेंट्स या अटेंडेंट बताते हैं कि सर सेल्फ स्माइलिंग यानी कि अकेले बैठ के हंसना, सेल्फ मटरिंग यानी कि अकेले बैठ के बोलना, और तीसरा इसका जो रिएक्शन होता है सेल्फ मटरिंग या जो सेल्फ स्माइलिंग, इज बिकॉज ऑफ द हेलुसिनेशन जो पेशेंट्स को कानों में आती हैं। साइकोसिस में मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी कि सेंसेशन होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुला। एक होती है हमारी जैसे फाइव सेंसेस में से एक होती है ऑडिटरी, मतलब जो सुनने की शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी। उसको जो स्टिमुलस मिलता है, जो सेंसेशन आती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस आती है। तो इसमें बिहेवियर चेंज में मटरिंग, इरिटेबिलिटी, अग्रेशन, हेलुसिनेशंस बिहेवियर पाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हद तक पेशेंट्स अपने नॉर्मल रूटीन से हटकर अपने नॉर्मल विड्रॉन कर जाते हैं, गुमसुम से रहते हैं, चुप चुप से रहते हैं, अपने नहाने, खाने पीने का, अपने बेसिक एपेटाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये होते हैं साइकोटिक के सिम्टम्स। जी। तो डॉक्टर अक्षित, जैसे सर ने बताया कि साइकोटिक के ये सारे सिम्टम्स आते हैं, अर्ली साइन क्या होते हैं साइकोसिस के? देखिए, अर्ली साइन ऑफ साइकोसिस में जैसे सोशल विड्रॉल है सबसे पहले, या सोशल जैसे रिड्यूस कंसंट्रेशन या टेंशन होता है सबसे पहले। और इसमें डिप्रेसिव के सिम्टम भी हो सकता है, जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, लेथार्जी, वीकनेस होती है, जैसे सोशल विड्रॉल होता है इसमें सबसे पहले। और काम करने का किसी का मन नहीं करता, और इसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज हो जाता है, या एंजाइटी के सिम्टम भी पाए जा सकते हैं इसमें, जैसे रेस्टलेस हो सकता है पेशेंट। या फिर सस्पिशियस, सबसे पहले कि जैसे जिसको हम कहते हैं शक की बीमारी, कि कोई बंदा मेरे बारे में बातें करता है या डाउट करता है मेरे बारे में, कोई मेरे खिलाफ है, तो इसके बारे में भी हो जाता है। या फिर हम अगर स्कूल से या कोई वर्क वगैरह से बंदा स्किप कर जाता है काम से, तो ये थोड़े से सिम्टम पाए जा सकते हैं इसमें। बाकी डिप्रेशन हो गया, उसमें एंजाइटी, ये हो गया मेन मेन ये सिम्टम रह जाते हैं। जी। मैम, जैसे डॉक्टर अंशुल ने और डॉक्टर अक्षित ने हमें बताया कि इसके टेक्निकल सिम्टम्स क्या क्या बेसिकली देखने को मिलते हैं। एज अ सोशल वर्कर, आपके आपके साथ तो फैमिली का इंटरेक्ट भी होता है, तो फैमिली साइकोसिस को कैसे देखती है? उनके हिसाब से साइकोसिस क्या है? देखो, मोस्टली जो फैमिली होती है, फैमिली का, हमारी जो सोसाइटी है, ये मोस्टली इस इलनेस में, जैसे साइकोसिस में हम जादू टोने में ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे ये साइकोसिस में आवाजें आना, चीजें दिखाई देना, तो ये जो सिम्टम होते हैं, तो हमारी जो सोसाइटी में यही देखा जाता है कि कोई जादू, भारी ताकत हो सकती है, जादू टोना हो सकता है। तो मोस्टली फैमिलीज इस तरफ ज्यादा जाती हैं बजाय कि ट्रीटमेंट के। जो अर्ली साइन होते हैं, जो ये साइकोसिस के सिम्टम होते हैं, फैमिली इजिली समझ नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता कि ये कोई मानसिक बीमारी है जैसे कि साइकोसिस है। तो वो ज्यादातर पहले जादू टोना की तरफ जाएंगे, बाबियों की तरफ जाएंगे, वहां से इलाज करवाने के बाद फिर हमारे
पास हॉस्पिटल में आते हैं, तो मोस्टली फैमिलीज में यही इश्यूज आते हैं कि वो प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो ये एक मेन इश्यूज आता है परिवार में। तो ये जो साइकोसिस में थॉट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब विचार चलते रहते हैं दिमाग में, जो कि इतने डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं कि वो फैमिली में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते पेशेंट साइकोसिस में। तो पेशेंट के साथ उसका थोड़ा विथड्रॉल हो जाता है, फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत नहीं कर पाना। तो नेगेटिव सिम्टम जैसे कि चुप रहना, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना नहाना धोना, यहाँ तक कि साइकोसिस में ये होता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज है, नहाना धोना, खाना पीना, ये सारा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो साइकोसिस में ऐसे सिम्टम आते हैं जो कि फैमिलीज को बहुत ही स्टार्टिंग में मतलब ध्यान देना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं वो समझ पाता कि उनको कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये फैमिली के लिए बहुत एक वो होता है कि फैमिली को की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है इसमें। जैसा कि आप तीनों ने यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, साइकोसिस में मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। एक तो वो रियलिटी इम्पेयर्ड हो जाता है पर्सन, दूसरा जैसे मैम ने बताया उसको आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ दिखाई देता है, तो वो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है। बेसिकली हम उनकी डिटेल में जानेंगे डॉक्टर अंशुल से इसके बारे में। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक अननोन फियर उसके मन में होता है, एक सस्पिशियसनेस एक पर्सन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो साइकोसिस की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमें उसकी ये छोटे छोटे बिहेवियर्स को नोट डाउन करना चाहिए, ऐसे डेली लाइफ में वो कैसे हो रहा है। जरूरी नहीं है कि एक दिन ऐसा बिहेवियर आए तो उसका मतलब उसको साइकोसिस हो गया। तो ऐसा बिहेवियर कितने टाइम तक रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज हम डॉक्टर अंशुल से पूछते हैं। सर, ये जो साइकोसिस में एक अननोन फियर होता है, तो ये कब हम इसको कहें कि ये साइकोसिस की तरफ जा गया, कोई इसका क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का? देखिए, फियर एक नॉर्मल इमोशन है, पर जो अननोन फियर होता है, हमने सबसे पहले देखना है कि जो फियर है आइदर इट इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। हम दो चीजों को रूल आउट करने के बाद हम साइकोसिस की तरफ पिन पॉइंट कर सकते हैं। और जो साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं, हमें क्राइटेरिया से जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, 6 मंथ्स तक पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स लाइक एवोल्यूशन। अफेक्ट उसका बिल्कुल फ्लैट होता है, एलर्जी हो सकता है या एवोल्यूशन हो सकता है। हेलुसिनेशंस इंपॉर्टेंटली होते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। इसके अलावा जो उसका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या जो कैटाटोनिक बिहेवियर, हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट एक तरफ ही स्टेयर करता रहता है, तो कहते हैं कैटाटोनिया। या उसकी स्पीच डिरेल्ड, डिसऑर्गेनाइज होती है, इरेलेवेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम पूछते कुछ ही आंसर कुछ और आंसर करता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स के पीरियड तक इंक्लूड करने चाहिए। और ये सोशली उसका इफेक्ट होगा, उसका पर्सनल इफेक्ट होगा, उसका प्रोफेशनल इफेक्ट होगा। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जो कि अफेक्टिव होते हैं। रही बात अननोन फियर की, डेफिनेटली एक डिसऑर्डर होता है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मींस स्किज़ोफ्रेनिया के साइकोसिस के सिम्टम्स जो मैंने बताए, साथ ही अफेक्टिव सिम्टम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर। तो यदि ये क्लब कर जाते हैं सिम्टम्स, हम उनको कहते हैं स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो डेफिनेटली साइकोसिस में एक प्रकार का अननोन फियर हो सकता है, जो कि डिल्यूजन या सबसे पहले डिल्यूजन सस्पिशियसनेस में, सस्पिशियसनेस डिल्यूजन के साइकिल में कन्वर्ट करेगा। डिल्यूजन मतलब कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे को मारना चाहते हैं, कुछ खाने में मिला के मेरी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, टेलीविजन पढ़ता है, कोई भी सोशल मीडिया में जैसे पेशेंट बोलता है कि सर सोशल मीडिया में पर्टिकुलर पर्सन मेरे बारे में ही पोस्ट करता है, तो ये अननोन फियर कुछ हद तक सस्पिशियसनेस या डिल्यूजन लेवल में जा सकता है। जी सर, डॉक्टर अक्षित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होते हैं, तो बेसिकली हमारी पब्लिक को पता नहीं हेलुसिनेशन बेसिकली है क्या, डिल्यूजन है क्या, हमें प्लीज लेमन लैंग्वेज में हमें क्लियर कीजिए। देखिए, डिल्यूजन में सबसे पहले ये होता है कि कोई बंदा कहता है कि मेरे बारे में डाउट करता है, कि उसको लगता है कि ये तो हमेशा मेरे बारे में बात करता है, ये मेरा पीछे पड़ा हुआ है, मेरा मतलब कहने का मतलब कि ये मेरे पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है मेरे बारे में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये इनिशियली जैसे बंदे को जब सिम्टम शुरू होते हैं, तो जब बंदा एक टाइम या फर्स्ट टाइम कई बार लोगों को लगता है यार ये तो चीज मजाक में लगता है, बट जो रियलिटी के हिसाब से कई बार ये चीजें हमें लगता है कि ये तो रियलिटी में उसके हिसाब से मैच नहीं करती, कि बंदा कहता है यार ये तो चलो मजाक में उसने कर दिया, बट ये कई बार जैसे हम कह सकते हैं कि एकदम आइडिया से शुरू होके एकदम बंदा
उसमें सडनली एकदम हौली हौली करके ये बढ़ जाता है सिम्टम। जितना ये सिम्टम बढ़ जाएगा उतना आपके लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए खतरा हो जाता है, जिसको हम यही कहते हैं डिल्यूजन, जिसमें हम भाषा में कह देते हैं कि क्योंकि हर तरह का देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, जिसमें हम शक के जैसे कोई भी अगर होता है, कोई ग्रैंडियोस हो गया डिल्यूजन, या जिसके होता है कि डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जो मेरे बारे में बातें करना, जैसे मैंने कहा कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, जिसमें बड़ी बड़ी बातें करना कि यार ये मेरे मतलब उसके बारे में ये होता है। और जो परसिक्यूशन होता है कि कोई मेरे बारे में नुकसान पहुंचाएगा। तो हर तरह के होते हैं। एक होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, उसको लगता है कि यार दुनिया खत्म हो गई है, मेरी बॉडी देयर इज कि लाइक ऐसा लगता है कि मैं एंड बॉडी हैज बीन फिनिश। तो इसमें ऐसे लगता है कि निहिलिस्टिक होता है। और इसमें और भी तरह के डिल्यूजन हो जाते हैं, काफी तरह के होते हैं। बाकी जैसे हम हेलुसिनेशन को क्या कह सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा कहता है कि जब ऑब्जर्व करता है कि अपने आप बैठे बैठे हंसता है या बड़बड़ाई जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी से बात कर रहा है, तो दिस इज अ नॉर्म दिस डजंट कम इन द नॉर्मल थिंग। बंदा कोई आसपास, जैसे हम सब इकट्ठे बैठे हैं, कोई भी बंदा अगर अकेले में बैठा हुआ है, बड़बड़ाई जा रहा है फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो फैमिली मेंबर्स को ये चीजें जरूरी देखना चाहिए कि ये चीजें ये किससे बात कर रहा है, कोई आवाजें आ रही हैं, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप जो हमारे सेंसेस होते हैं। तो हेलुसिनेशन देर लाइक हमारे सेंसेस, जैसे हमारे हम जो सूंघते हैं फर्स्टली, जो देखते हैं, या जो स्मेल वगैरह जो होती है हमारी, या टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके तरह के हेलुसिनेशंस हमारे हो सकते हैं हर तरह के। बट जितना ये सिम्टम्स क्या होता है कि स्लोली स्लोली ये एग्रावेट कर जाते हैं बॉडी में, पता नहीं चलता रियलिटी में हो क्या रहा है, कि बंदा मजाक में कर रहा है। बट ये कंडीशन को बंदों को जरूरी समझना चाहिए, इन बीमारियों को, कि ये ज्यादा बढ़े ना। अगर बढ़ जाएगा फिर आपके लिए रियलिटी, जो अटेंडेंट जो भी होते हैं मरीज किसी के साथ फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये। जी जी। तो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर अंशु ने भी बताया कि साइकोसिस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फिर आपने बताया था कि फैमिली इसको कैसे लेती है। लेकिन ऐसा कितना देखने को मिला है कि अगर मैं बोलूं 100 में से आपके सामने ऐसे कितने केसेस आए हैं जो डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते हैं और वैसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन आपके कांटेक्ट में तो वो फिर भी आए होंगे, एज अ सोशल वर्कर आपके कांटेक्ट में तो वो फिर भी आए होंगे। तो ऐसे कितने परसेंटेज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है आपके अकॉर्डिंग जो साइकोसिस से सफर कर रही है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रही? वैसे तो देखा जाए, मैं प्रॉपर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे हम गांव में देखते हैं, अगर मैं अपने गांव की बात करूं, तो वहां पे ऐसे बहुत से पेशेंट होंगे। मेरे अकॉर्डिंग 2 पेशेंट एक गांव में ऐसे होंगे जो ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे, बस बाबू के पास जा रहे हैं। तो मोस्टली क्या हो रहा है कि जो गांव के लोग हैं, वो बहुत कम आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर भी अवेयरनेस, शहरों में फिर भी अवेयरनेस है कि वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे केस ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि साइकोसिस जो इलनेस है वो लॉन्ग टर्म की होती है, उसमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है। लेकिन जो होती है कि फैमिली मेंबर्स ज्यादा फिर बाबू की तरफ चले जाते हैं, कुछ कुछ हद तक तो फिर ड्रॉप आउट केस बहुत ज्यादा आते हैं। अगर परसेंटेज बताएं तो 70% ऐसे होंगे जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आते हैं लेकिन ड्रॉप आउट ज्यादा कर जाते हैं। तो 30% होगा जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो डॉक्टर अंशुल, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि अब जैसे मैम ने बताया कि गांव के लोग मोस्टली इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनके पास एजुकेशन का थोड़ा सा लूप होल होता है। तो उनको कैसे एजुकेट किया जाए कि साइकोसिस बेसिकली है क्या, इसका एक ट्रीटमेंट होता है और वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है, इसके लिए हम कैसे पर्सन को मोटिवेट करें, कैसे उसको अवेयर करवाएं? जी, सबसे पहले तो फैमिली मेंबर्स को जागरूकता होनी चाहिए कि जो लक्षण है ये मरीज खुद से नहीं कर रहा है, ये बीमारी करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी का सिंपल सी भाषा में उनको ये बात समझ आती है कि जब बीपी बढ़ता है तो सिर दुखता है, चक्कर आते हैं और आंखों के सामने धुंधलापन होती है, या इसके अलावा जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या उसकी भूख भूख में ऊपर नीचे चढ़ाव आता है। उसी प्रकार जो इंसान कोई भी इंसान बेतुकी बातें खुद से नहीं करता है, शक खुद से नहीं करता है, बीमारी के कारण है, कानों में आवाजें आ रही हैं, या
या फिर ज्यादा हंसता है, ज्यादा बोलता है, बड़बड़ाता रहता है। इसके अलावा अपने नहाने धोने का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहा है। नॉर्मल काम जो पहले करता था उससे हट हट गया है, अपने प्रोफेशन से हट गया है, रिलेशनशिप से हट चुका है, फैमिली मेंबर से हट चुका है और चुप चुप सा रहता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है क्या वो किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं ले रहा है, बिकॉज बहुत से नशे के कारण भी साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये भी फैमिली मेंबर्स को जागरूकता करने की जरूरत है। उसके लिए मल्टीपल टाइम्स दे नीड टू बेसिकली साइको एजुकेशन की जरूरत है उनको कि ये बीमारी होती है। हो सकता है जी, जैसे मैम ने बताया कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हो सकता है डेफिनेटली गांव में भी अगर धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़े या उनको फैमिली मेंबर्स को बताएं या जो भी पेशेंट हमारे पास गांव से आता है उनको बताएं ये बीमारी होती है या आगे जाके उनको बताएं, तो हो सकता है इससे जागरूकता बढ़े। तो डॉक्टर अक्षित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बेसिकली इसमें यह बताएं कि लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी के अंदर एक और एनर्जी, मैं आत्मा तो नहीं बोल सकता, एक एनर्जी बोलूंगा, हमारे अंदर है, हमारी एक बॉडी एक मशीन की तरह है, तो एक एनर्जी बोलूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, तो एक और एनर्जी एडिशनल ऐड हो सकती है? देखिए, जो रियलिटी में होती है, इट्स नॉट कि लाइक कि रियलिटी में ये चीजें होती हैं। कई लोग जैसे अगर हम जाते हैं, भूत प्रेत जो बंदे हैं वो करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे पेशेंट आया कहता है कि हमें कि मेरे अंदर भूत आ गया है, कि सच में तो ऐसा दिस इज नॉट द थिंग, बट द पेशेंट फील्स कि उसको ये चीजें हो रही हैं। मतलब ये चीजें फील होती है पेशेंट को, नॉट कि अटेंडेंट को। बट जैसे अब सपोज कोई पंडित के पास कोई बंदा जाता है, कई लोग होते हैं इन चीजों को मानते हैं, गांव में जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इसमें भूत प्रेत का साया पड़ गया है, ये तो पागल हो गई है। तो ये चीजों का क्या होता है, जरूरी होता है कि मरीज को बताया जाए, कि जैसे अटेंडेंट को बताया जाता है इस केस में, कि ये बीमारी होती है किसी तरह की, कि ऐसा नहीं कि बंदे में कोई एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, कि ऐसे कोई होता है कि या कोई बंदा जाएगा भूत प्रेत, जैसे कोई तांत्रिक के पास जाएगा कि नहीं इनका भूत प्रेत निकाला जाए। बट दिस ये चीजें रियलिटी में नहीं होती इन चीजों की। बट ये कई बार बीमारी हो जाती है, जैसे बंदे में कोई आ जाती है, वो पेशेंट को फील होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय इनसाइड द बॉडी, वो पेशेंट फील करता है, नॉट अटेंडेंट। ये इस चीज का जरूरी होता है इलाज कराएं। जी, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा। ऐसे में जो ऐसे पर्सन अपने बाबाओं के पास जाते हैं, तो आप लोगों का कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे आप उनको अवेयर करवाते हैं? पहले तो सर देखो, उन पेशेंट को कैसे ना कैसे करके हम हॉस्पिटल में लेकर आए, तो वहां पे हम साइको एजुकेट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं, बीमारी के बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम है ये। और ये जैसे कि हमें पता है कि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, तो इसका हम प्रॉपर उनको जागरूक करवा सकते हैं कि दवाइयों से ये बैलेंस ठीक किया जा सकता है, ये सिम्टम ठीक किए जा सकते हैं। तो उनको एक अवेयरनेस की जरूरत है, तो वो जब तक हॉस्पिटल नहीं आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हम कोई कम्युनिटी में कैंप लगवा के अवेयरनेस करवा सकते हैं, लेकिन पहले मतलब मेन है कि उनका हॉस्पिटल में आना सबसे जरूरी चीज है, कि हॉस्पिटल में आए ताकि उनको हम बीमारी के बारे में और अच्छे से समझा पाए। डॉक्टर अंशुल, यहाँ पे हमें बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं साइकोसिस के लिए? देखिए, सबसे अहम कॉज जैसे कि हम फिजिकल का कहते हैं कि जेनेटिक कॉज है, जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, तो सबसे पहला कॉज होता है जेनेटिक। यदि फादर या मदर में किसी को है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में ट्रांसफर हो जाए या रिलेटिव्स में हो जाए। अब जैसे हम ट्विंस की बात करते हैं, मोनोजाइगोटिक वर्सेस डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो उनमें भी चांसेस होते हैं, कुछ परसेंटेज होती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कॉजेस। दूसरा कॉज होता है जैसे कि हमने बताया केमिकल इम्बैलेंस, डोपामीन सेरोटोनिन का इम्बैलेंस की वजह से। न्यूरोकेमिकल होता है डोपामीन जो जो कि ब्रेन में होता है, जो कि आपके बेसिक प्लेजर है, मूड को रेगुलेट करता है। उसके ऊपर नीचे की वजह से हम बोले कि ज्यादा डोपामिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से ये स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस लाइक सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तभी हम इसमें जो दवाइयां देते हैं वो डोपामिन के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि मोस्ट कॉमन आजकल कॉज है, और आजकल जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन तो पाया ही गया है, बहुत से लोगों में साइकोटिक सिम्टम्स पाए गए हैं।
किसी प्रकार का स्ट्रेस, आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं है, अल्कोहल की, कैनबिस की, या उसके अलावा किसी और की हिस्ट्री तो नहीं है, बिकॉज बहुत से सब्सटेंस यूज होते हैं जिसके कारण साइकोटिक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 कॉजेज होते हैं जो हमें रूल आउट करने हैं। जी डॉक्टर अक्षित, मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा कि जैसे ब्लड टेस्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, एसजीओटी कितना है, एसजीपीटी कितने हैं, वैसे साइकोसिस के लिए भी कोई टेस्ट है? देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, बट वी कैन डू लाइक ईईजी होता है, बट इट्स नॉट लाइक अ स्पेसिफिक टेस्ट, ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जिसको हम कहते हैं। कि उसमें बेसिकली जो हम एक्टिविटी देखते हैं अल्फा बीटा जो थीटा और गामा की, उसमें वो एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंडली अगर हम देखा जाए तो नॉट कि, बट फर्स्टली अगर हमें ये देखना चाहिए कि ये जो साइकोसिस है इट्स बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिसिटी, ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, बट फॉर दैट ये इन चीजों को रूल आउट करने के लिए यू कैन गेट अ सीटी स्कैन हेड डन और एमआरआई ब्रेन। तो क्योंकि कई चीजों, सपोज अगर ऑर्गेनिक की, जैसे सपोज बंदे को हेड इंजरी हो गया, सपोज कोई चोट लग गई है, तो उसकी वजह से एकदम बंदा साइकोटिक में चला गया है, कि वो भी करंटली एकदम हुआ है, तो इट्स बेटर टू गेट अ टेस्ट डन टू रूल आउट की कोई उसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम, कि रादर देन इट्स अ मेंटल हेल्थ की साइकेट्रिक उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इट्स बेटर टू गेट इट डन। बाकी लाइक रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो वो रहती है कि आप एक बार सपोज अगर कोई पेशेंट हमारे पास कोई कैनबिस का आता है, कोई अल्कोहल का आता है, इट डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेशन कि आपको, कि उसकी वजह से कई चीजों से हो रहा है, कि रूटीन लाइक लिवर फंक्शन हैज टू बी डन, लाइक जीजीटी हैज टू बी डन, अमाइलेज लाइपेज, और या फिर कोई कैनबिस के यू कैन गेट अ यूरिन फॉर द टेस्ट आल्सो फॉर द डन। तो इन चीजों के लिए ये भी हमें पता चल जाता है ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कि किसकी वजह से, इट्स बेटर टू गेट इट डन द टेस्ट हम। जी डॉक्टर अंशुल, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक को रूल आउट करके फिर आगे साइकोसिस को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो कोई साइकोलॉजिक टेस्ट भी होती हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले पेशेंट आता है हमारे पास, वी टेक द डिटेल हिस्ट्री। फिर हमारे साइकाइट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। उसमें सबसे पहले उसकी रेपो एस्टैब्लिश है कि नहीं है, उसकी ग्रूमिंग कैसी है। ग्रूमिंग से पता चलता है अगर तो वेल क्लेम्प्ड है तो हम डायग्नोसिस उस तरफ जा सकते हैं। ये जैसे कि आपने बताया, ओसीडी पेशेंट्स होते हैं बहुत ही बहुत ही साफ सुथरे आएंगे, बड़े परफेक्शनिस्ट होके आएंगे, पर यही साइकोटिक पेशेंट्स होंगे या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होंगे तो उनका ग्रूमिंग या जो उनके कपड़े होंगे खराब से होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीच की, या स्पीच में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका टॉक कैसा है, रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। उसके अलावा थॉट प्रोसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस एक थॉट प्रोसेस की डिसऑर्डर होता है। इसमें या तो इसमें नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें उसका थॉट प्रोसेस देखना है। थॉट में, परसेप्शन में हेलुसिनेशंस देखना है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है कि नहीं है। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में भी देखना है कि जो उसको कोई वॉइस कमांड तो नहीं कर रही है, कुछ करवा तो नहीं रही है, या वो जो उसको वॉइसेस आ रहा है, जो उसको परसेप्शन डिस्टर्बेंस आ रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स तो नहीं है। साथ ही साथ लास्ट में हमने उसके इनसाइड देखनी है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज वेरी इसेंशियल इन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। और साइकोसिस में हम बात करें या स्किज़ोफ्रेनिया में बात करें, मोस्टली इसमें इरेलेवेंसी टॉक होती है, थॉट डिस्टर्बेंस होता है, साथ ही साथ इनसाइट जिसमें मोस्टली पेशेंट्स में कम, जीरो या बिल्कुल एब्सेंट ही होती है। तो ये एमएससी होता है। साथ ही साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इन्वेस्टिगेशंस भी जरूरी है। वी हैव टू रूल आउट ऑर्गेनिक कॉज, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज भी होते हैं जिसके कारण साइकोटिक लाइक सिम्टम्स पेशेंट में पाए जा सकते हैं। डॉक्टर अक्षित, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया नेगेटिव सिम्टम्स, तो बहुत बार लोगों को सुनने में मिलता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, तो आप थोड़ा सा लाइट डालिए कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स है क्या? देखिए दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, फर्स्टली कि देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहले आता है कि डिल्यूजन होए। सबसे पहले डिल्यूजन, जिसे हमने बताया था कि इट्स अ फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ, सबसे पहले ये होता है। एंड सेकेंडली कि हेलुसिनेशन हो सकते हैं इसमें। और चीजें क्या हो सकती हैं कि जैसे कोई जैसे डिसऑर्गेनाइज स्पीच है या बिहेवियर है बंदे का, तो हम इन चीजों का भी देखना पड़ता है। या फिर कैटाटोनिक सिम्टम्स हुए इस पेशेंट किसी में, तो ये पहले पॉजिटिव में सिम्टम में पाए जा सकते हैं। और जैसे डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया या बिहेवियर हो गया कि बंदे की स्पीच कैसी है, तो ये सारा कुछ।
बाकी नेगेटिव जो सिम्टम होते हैं हमारे में, कि जैसे कि लाइक कि अगर हम कहते हैं एनेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज हो गया, या फिर डिसइनिबिटेड बिहेवियर हो गया, या फिर डिप्रेसिव के सिम्टम सारे आ जाते हैं इसमें, कि लेथार्जी है, या इसमें कि बंदा काम में मन नहीं लगता इसमें, और जैसे एक ये चीजें होती है कि बंदा सोशल एक्टिविटी कम हो गई है, सोशल विड्रॉल है, इंटरेक्शन लोगों से कम है, फैमिली मेंबर से। तो ये चीजें काफी जैसे हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रियलिटी। जो काफी ये सिम्टम जो डिप्रेशन के भी होते हैं और थोड़े एंग्जाइटी के भी सिम्टम आ जाते हैं इसमें। जी जी। और जैसे लाइक एक और चीज होती है जैसे बंदे की कि लॉस ऑफ जैसे कंसंट्रेशन कम होती है, या फिर अटेंशन कम होती है, या लॉस ऑफ मोटिवेशन है बंदे में। तो ये इन चीजों से भी होता है। और प्लस जैसे हम कहते हैं कि लॉस ऑफ स्पीच है, बंदा एकदम सडनली है, मतलब बोल ही नहीं रहा, चुप है, सडनली हम सब पूछते हैं क्या नाम है, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि एकदम सडनली नीचे है मुंह जैसे एक होता है जो रैपो हम पेशेंट की करते हैं, आई कांटेक्ट होता है, इट्स वेरी पुअर इन द नेगेटिव सिम्टम में। जैसे ये की चीजें काफी पाई जा सकती है, तो ये काफी रहता है। और ये चीजें लाइक लिटिल डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, इमोशंस भी नहीं होते बंदे में, ये चीजें पाई जाती हैं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर। इसमें मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव सिम्टम्स में जो पर्सन है साइकोसिस से ग्रस्त है, तो उसके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाती है, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके रूटीन के अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाती है। और वही नेगेटिव सिम्टम्स में उसके बिहेवियर में से, उसके रूटीन में से कुछ चीजें सब्सट्रैक्ट हो जाती है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जी, या डेफिनेटली। तो मैम आप मेरे को नेक्स्ट चीज ये बताइए कि जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं उनके साथ आपका क्या रोल प्ले रहता है एज अ सोशल वर्कर? आपका क्या रोल प्ले रहता है? जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, पहले तो उनके एडीएल जो डेली एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पेशेंट कोई भी एक्टिविटीज करते नहीं है। फर्स्ट तो हमें उनको साइको एजुकेट करना चाहिए इलनेस के बारे में, ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए आए। फिर सेकेंडली कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन वो कोई एक्टिविटीज नहीं करते, तो पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो एक्टिविटीज करें, अपना एडीएल मेंटेन करें, जो उनका रहन सहन है, नहाने धोने का। वो फैमिली मेंबर्स को और अच्छे से हम साइको एजुकेट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर को मतलब मेन फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस इलनेस में, साइकोसिस में क्या होता है कि पेशेंट खुद कभी भी, इनकी इनसाइट बिल्कुल एब्सेंट होती है, इनसाइट नहीं होती इलनेस को लेकर। तो फैमिली मेंबर्स को हम बार बार साइको एजुकेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो पेशेंट को उनकी एक्टिविटीज मेंटेन करें, उनका जो डेली एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करें। सेकेंडली हम उनको ट्रीटमेंट के लिए, मोस्टली ये जो पेशेंट होते हैं एसएमआई में, इसमें क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, छोड़ देते हैं बीच में, मेडिसिन खाना नहीं चाहते, तो उनको हम ट्रीटमेंट के लिए बोल सकते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लें। और इनकी जॉब, जैसे फिर ये जॉब करना छोड़ देते, कोई काम नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट प्रॉपर काम कर सकते हैं। अगर उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चले, वो जॉब कर सकते हैं, तो हम उनको उनका एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि वो काम कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा काम रहता है इस ऐसे साइकोसिस में। तो डॉक्टर अंशुल, अब हम बात करते हैं, सेशन को एंड अप करते हैं, जल्दी समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ट्रीटमेंट प्लान कैसे होता है इसके अंदर? देखिए, इसके लिए मेडिसिन होती हैं जिसको हम कहते हैं एंटीसाइकोटिक, जो कि आपके पॉजिटिव सिम्टम्स या नेगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। और क्योंकि जैसे मैम ने भी बताया, ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। इसके अलावा हमें जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, कोई स्ट्रेस है या कोई अंडरलाइंग सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है। यदि पेशेंट को साइकोसिस के साथ कोई मेनिक सिम्टम्स है या अफेक्टिव सिम्टम्स है, मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स है, सिंपल सी एंजाइटी, डिप्रेशन या मेनिक सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन देते हैं ताकि उसका मूड स्टेबलाइज रहे। हमें ये भी देखना है कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो गया, उसके बाद अवेयरनेस होनी चाहिए किसके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, जिसको कहते हैं केयर गिवर्स। केयर गिवर्स के लिए बहुत सी मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट्स को डील करना, बिकॉज उनको पहले अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो बीमारी है थॉट प्रोसेस का एबनॉर्मेलिटी है, उनको अंडरस्टैंड करवाने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें पेशेंट की मेडिकेशंस के साथ साथ काउंसलिंग का भी, जो कि आप 2 मिनट बताइए कि काउंसलिंग का क्या रोल रहता है और केयर गिवर्स के लिए क्या मैसेज है आप? जी,
तो सर आपने जैसे बहुत अच्छे से बताया, मेडिसिन का अपना रोल है। मेडिसिन जो है बेसिकली क्या करेगी, जो आपने जैसे बताया था कि सेरोटोनिन और डोपामिन के जो केमिकल है, हार्मोन्स है, उनका लेवल डाउन हो जाता है। मेडिसिन ने आर्टिफिशियली वो लेवल को अप करना है। काउंसलिंग के अंदर बताया जाता है, समझाया जाता है कि जो आपके ये थॉट्स हैं, इनको आपको कैसे अपने प्रोडक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करना है। जो उनके डिल्यूजन होते हैं, जो उनके हेलुसिनेशन होते हैं, इनको ये समझाया जाता है कि ये हमारे ब्रेन से जनरेट होने वाले सिग्नल्स हैं। काउंसलिंग का रोल इसमें ऐसा रहता है कि बेसिकली चीजों को हम क्लियर करते हैं, वो रियलिटी के साथ कितने इंटैक्ट होके चल रहे हैं और रियलिटी से कितने दूर होके चल रहे हैं। काउंसलिंग जैसे आपने बताया कि मेडिसिन लंबे समय तक चलती है, तो काउंसलिंग भी कोई 1 या 2 सेशन के अंदर ये चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं। इसके लिए भी हमें थोड़े लंबे सेशन चलते हैं। काउंसलिंग के लिए हमें अलग अलग थेरेपी पैटर्न यूज करने होते हैं। किसी में हम सीबीटी यूज करते हैं, किसी में हम मेटाकोग्निटिव थेरेपी यूज करते हैं, किसी में बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं, किसी में और तरह की थेरेपी यूज करते हैं। तो काउंसलिंग का भी उतना ही बड़ा रोल इम्पैक्ट होता है। जैसे खाना खाते वक्त हमें रोटी भी चाहिए और सब्जी भी चाहिए, इन द सेम मैनर साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमें मेडिसिन भी चाहिए और काउंसलिंग भी साथ में चाहिए। और काउंसलिंग सिर्फ फैमिली की ही नहीं, पेशेंट की ही नहीं, दोनों की। और ये सारा एक टीम वर्क होगा। डॉक्टर का अपना रोल प्ले होगा, पेशेंट का अपना रोल प्ले होगा, फैमिली मेंबर का अपना रोल प्ले होगा, सोशल वर्कर का अपना रोल प्ले होगा, और एज अ काउंसलर का अपना एक रोल प्ले होगा। तो काउंसलिंग की भी उतनी ही अहमियत है जितनी की मेडिसिन की है, सांस लेने की है और खाना खाने की है। तो सर आप लोगों का मैं थैंक्स करते हुए सेशन को यहीं रोकता हूं। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर्स के साथ और इन चेहरों के साथ भी। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय। ओके जी, थैंक यू।